पिछले कुछ हफ्तों से तकरीबन 40 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जंग का माहौल था, जिसका सेंटर मिडल ईस्ट बना हुआ था। यूएस इसराइल ने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने जिस तरह से उस पर रिस्पॉन्स किया, जो कि इसराइल और यूएस ने सोचा नहीं था। उनका था कि 2 दिन में इनको फारिग करके बिल्कुल जो हम चाहते हैं वो कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और तकरीबन 40 दिन हो गए, ये जंग अभी चल रही है। पिछले कुछ दिनों में सीज फायर किया गया 2 हफ्तों के लिए। पाकिस्तान की कोशिशें थी इसमें, चाइना की कोशिशें थी इसमें, इजिप्ट की थी, टर्की की थी। सब ने कोशिशें की और 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ और फिर इस्लामाबाद पीस टॉक्स रखी गई, जो कि हफ्ते वाले दिन हुई। 21 घंटे तक ये पीस टॉक्स जारी रही, कंटिन्यूसली ये बातचीत होती रही। जेडी वैंस आए, उनके साथ उनकी डेलीगेशन आई यूएस से। इसी तरह ईरान से भी उनकी डेलीगेशन आई और 71 लोग आए, 71। मतलब इतनी बड़ी डेलीगेशन उनकी आई थी कि वो पूरी अपनी तैयारी से आए थे। और यहाँ पे ना सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इन पीस टॉक्स का मकसद क्या था, ईरान की तरफ से भी और यूएस और इसराइल की तरफ से भी। इसराइल बेसिकली, आपको पता होना चाहिए कि इसराइली पासपोर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। इसराइली तो इधर पाकिस्तान आ नहीं सकते थे। उनके जो यूएस बेसिकली उनके बिहाफ में बात कर रहा था। अब यूएस से जेडी वैंस तो आ गए थे और जेडी वैंस ईरान के कहने पे उनको बुलाया गया था बेसिकली, वरना यूएस उनको भेजना नहीं चाह रहा था। ये आपको पता होना चाहिए। अब जेडी वैंस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, ये पिछले कुछ टाइम में, अभी तो फिलहाल वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये एक टाइम पे ट्रंप के खिलाफ भी रहे और ईरान ने कहा था कि अगर हमें बातचीत करनी है तो आपको इनको भेजना पड़ेगा। खैर, अब वो आए और 21 घंटे बातचीत हुई और उसके बाद मीडिया पे ये खबर चल गई कि इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई। ठीक है, अब आप इसे पहला राउंड के पीस टॉक्स का ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि इसका पर्पस क्या था। इन टॉक्स का मकसद बेसिकली ये था कि किसी तरह से एक पॉजिटिव एग्जिट मिले अमेरिका को, यूएस को, क्योंकि ट्रंप इस वक्त एक चीज चाह रहा था कि उसने अपनी आवाम को बताना कि ये जंग खत्म कैसे करनी है, क्योंकि यूएस का इस वक्त बहुत नुकसान हुआ था। इसराइल के पीछे लग के बहुत नुकसान हो चुका था। वो धमकियां, वो जो उसकी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो एक अलग चीजें हैं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेसिकली जो चीजें डिप्लोमेसी के थ्रू हो रही होती हैं, वो सोशल मीडिया पे वो नजर ही नहीं आ रही होती बेसिकली। वो जो आप सोशल मीडिया पे इसकी ट्वीट्स देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो बात करता है वो कुछ घंटों बाद उससे मुकर जाता है बेसिकली। खैर, अब बात करते हैं कि इन पीस टॉक्स में हुआ क्या। इनका जो पहले बेसिकली मकसद ये था कि उनको एक सेफ एग्जिट मिले और कुछ मिडिल ग्राउंड पे आया जाए, जहां पे ईरान का भी जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा हो जाए और यूएस को भी एक सेफ पॉजिटिव एग्जिट मिल जाए, जहां पे इनकी इमेज जो है वो साफ हो जाए। अब जेडी वैंस को बुलाया गया। अब जेडी वैंस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये पीस टॉक्स, क्योंकि अगला जो उम्मीदवार यूएस के प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है वो जेडी वैंस है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक प्रेसिडेंट 2 दफा के बाद तीसरी दफा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एज अ प्रेसिडेंट, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। एक वो वजह, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी है। अगला उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी का जेडी वैंस हो सकता है। उसको भी कुछ आवाम को दिखाना था कि मैंने ये टॉक्स करके इस जंग को रोका है। ये पॉलिटिक्स बेसिकली चलती रहती है साथ साथ, और ये सिर्फ आप यहाँ पे ना देखेंगे, हर जगह पे होता है। हमारे यहाँ पे जब चीजें होती थी, यहाँ पे भी बातें होती थी, पूरी दुनिया में ये चीजें चलती हैं। ये जो हम समझते हैं ना, दुनिया बड़ी आइडियली हम दुनिया को देख रहे होते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी दुनिया, बहुत जालिम दुनिया है और अनफॉर्चुनेटली लीडर्स अच्छे बहुत कम है दुनिया में। खैर, इसका मकसद बेसिकली ये था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके जो मेन पॉइंट्स है ना, वो ईरान की तरफ से क्या थे, उनका था कि हमने इन चीजों पे कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करना। और ईरान के जो अगाची साहब थे और उनके जो भी लोग आए थे, उन्होंने पहले बात कर दी थी कि इतनी कोई उम्मीद ना रखें कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकल जाएगा इस बातचीत में। और उसकी वजह ये थी, उनका कहना था कि हम तो इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, हम यूएस पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन खैर, ये बातचीत हुई और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे ना, वो यूएस के और ईरान के अलाउड थे सिर्फ उस जगह पे जहां पे ये पीस टॉक्स हुई। अब यहाँ पे पाकिस्तानी साथियों के बारे में बहुत बात की जा रही है कि पाकिस्तान में कोई खबर निकल के नहीं आई। कुछ खबरें निकल के आई हैं जो कि मतलब ऑफिशियल न्यूज नहीं है,
वो अंदर की खबरें जो निकलती हैं ना, सहाफ़ी जो निकालते हैं वो खबरें हैं बेसिकली, और वो किसी हद तक वो ठीक भी हैं। हामिद मीर साहब ने कई बातें की, लेकिन वो उन्होंने भी ओपनली कुछ बातें नहीं की, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ बातें आपको मीडिया के सामने नहीं करनी। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जी अमेरिका ये चाह रहा था कि जो क्या कहते हैं ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। एक चीज़ ये हो गई, और ईरान पिछली पीस टॉक्स में तो यहाँ पे वो कह चुका था कि हम नहीं बनाएंगे। तो अमेरिका इस वक्त वही सेम चीजें चाह रहा था जो वो इस जंग से पहले चाहता था। तो इस जंग का फायदा अमेरिका को क्या हुआ? वो नुकसान ही हुआ। सो ये इस चीज को आप समझ लें। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात अगर करें, तो वो अमेरिका के लिए डायरेक्टली कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके एलाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ईरान कहता है कि हम उस पर कंट्रोल अपना पूरा चाहते हैं और उस पर टोल फी भी लगाएंगे, और उससे अपना जो हमारा नुकसान हुआ है वो हम पूरा करेंगे। ये फिर उसमें एक पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि जो हमारे पैसे फंसे हुए हैं, जो हमारे अकाउंट फ्रीज किए गए हैं वेस्ट में, उनको दोबारा रीओपन किया जाए ताकि हमारे पैसे वो आ सकें। तो वो तकरीबन आई थिंक $27 बिलियन थे मेरे ख्याल से। सो वो पैसे थे, और ये कुछ अहम पॉइंट्स थे। लेकिन यहाँ पे आपको ना एक चीज समझनी है कि ये सोल्यूशन कैसे सामने आने। अब जेडी वेंस ने जाते हुए एक बात कही कि हम मतलब कोई नतीजा निकल नहीं सका इस बातचीत का, लेकिन 21 घंटे बातचीत होती रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 21 घंटे बातचीत उनमें होती रही है जिन्होंने एक दूसरे का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। ईरान के जो लीडर्स इन्होंने मार दी हैं, उसके बाद इनसे आके बातचीत करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जितना नुकसान अमेरिका का ईरान ने कर दी है, उसके बाद आके ये पीस टॉक्स करना, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब दोनों को एक ऐसा एग्जिट चाहिए जहां पे दोनों का फायदा हो सके। अब खैर ये चीजें हो गई। अब उसके बाद अब अमेरिकन का ना एक तरीका है, वो अपने आप को कभी इस तरह से नहीं दिखाएंगे कि हम ना किसी भी तरह से हमने अपने आप को ना बेंड किया है, या हम किसी तरह से फ्लेक्सिबल थे, हम जो चीज चाहते थे वो हुई है। वो इस तरह से अपने आप को दिखाना चाहते हैं। सुपर पावर है ना बेसिकली, बदमाशी वो करते हैं। उनके प्रेसिडेंट की ट्वीट्स देखें आप, वो तो खैर वो बदतमीजी पे होता रहता है, लेकिन जनरली इनका तरीकाकार ही है। जेडी वेंस एंड पे आया, पहले निकला। ये मैं समझता था कि शायद ये ना सिर्फ इंडिया में होता है, ये बॉलीवुड की तरह सब कुछ करते हैं। ये इन्फ्लुएंस जो हॉलीवुड का है वो अमेरिकन में भी है। वो वेनेजुएला वाला उन्होंने सीन किया था, वहां के प्रेसिडेंट को उठाया था, प्राइम मिनिस्टर को उठाया था, वो बिल्कुल वो हॉलीवुड का सीन था। सो वो ये बड़े इंप्रेस है उस चीज से, वो इन्फ्लुएंस इनमें नजर आता है बेसिकली। सो खैर ये सारी चीजें थी। अब होगा क्या यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि होगा क्या? अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान की यहाँ पे बात करते हैं, पहले उनकी थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। जेडी वैंस उधर पहुंचा, ईरान से जो उनकी जो डेलीगेशन थी वो उधर पहुंची, पाकिस्तान का काम खत्म है। और पाकिस्तान ने, अच्छा यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग बात कर रहे थे कि ईरान की डेलीगेशन जब आई तो आसिम मुनीर साहब अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, और जब जेडी वैंस आया तो प्रॉपर सूट में थे। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। इजराइल जो है वो हमला कर सकता था ईरान की डेलीगेशन पे, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि वो ये गलती उसको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद जो इजराइल का हाल होना था वो आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलती वो ना ही करता तो वो बेहतर था। सो खैर पाकिस्तान ने प्रॉपर वेलकम किया ईरान की डेलीगेशन का, और जिस तरह से करना चाहिए था कि हम हर वक्त रेडी हैं। और फिर एक और चीज, जो उनका जो जहाज था वो कहाँ पे लैंड हुआ? नूर खान एयरबेस पे, रावलपिंडी में, जिसको इंडिया ने तबाह कर दिया था। ठीक है, ये वही एयरबेस थी, और जेडी वैंस भी वहां पे लैंड किए थे। और फिर उसके बाद जेडी वैंस को जब लेने गए आसिम मुनीर साहब, उनका वेलकम किया तो वो सूट में किया। सो वो डिप्लोमेसी का एक साइन था, वो प्रोटेक्शन का एक साइन था। सो बस एक, अब आप इसको जिस तरह से पॉजिटिवली ले सकते हैं वो ले लें। और उसके बाद इन दोनों को एक ही होटल में रखा गया, रेड जोन के अंदर सरीना होटल में रखा गया। अब ये भी एक बहुत आई थिंक स्ट्रेटेजिक और जबरदस्त चीज थी। वो इसलिए क्योंकि इजराइल का कोई पता तो नहीं ना, वो कहीं पे भी हमला कर सकता है, वो अमेरिका पे तो नहीं करेगा। सो उन दोनों को एक ही होटल में रखा गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान के भी कुछ लोग, कहा जाता है कि इस पीस टॉक्स में थे, 2 लोग थे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है, आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तान के सहाफ़ी नहीं थे।
इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी नहीं थे और ऐसा होना भी नहीं था। ये खबरें बाद में निकल के आती हैं, या कोई बातचीत होती है उनकी डेलीगेशन से या जेडी वैंस की और उनके साथ जो लोग आए थे उनसे जब बातचीत होती है, वो खबरें वहां से निकल के आती हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जो खबरें बताई। और कई लोगों से तो बात हुई भी, पाकिस्तानी सहाफ़ियों की, ईरान के कुछ लोगों से बात हुई, यूएस के कुछ लोगों से बात हुई, तो वो चीज़ें वहाँ पे चलती नहीं। लेकिन जो पीस टॉक्स जहाँ पे हो रही थी, वहाँ पे पाकिस्तानी सिर्फ 2 लोग थे, आसिम मुनीर साहब थे, और ये कोई पब्लिक न्यूज़ नहीं है। ये ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है, ये कहा जा रहा है सिर्फ। मैं भी सिर्फ इस बेस पे कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा था। खैर, और ये ऐसा होना भी चाहिए था ना, क्योंकि आप ये सोचें कि मीडिएटर या फैसिलिटेटर अगर ये बीच में ना होता, ये तो आपस में लड़ पड़ते, हाथापाई वहां पे करने लग पड़ते। ऐसे हो सकता है, और 21 घंटे कंटिन्यूसली बातचीत होती रही, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी दोनों साइड्स की तरफ से दिखाई गई और गर्मा गर्मी भी थोड़ी सी हुई, गर्मा गर्मी वाला माहौल भी हुआ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सारे ये टॉपिक्स थे ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और क्या कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब वाला, ये जो मटेरियल वो कहते हैं कि जी हमने लेके जाना है, अच्छा इन दोनों पे कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइडों से थी कि हम किसी मिडिल ग्राउंड पे आए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सैंक्शंस। ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठानी पड़ेगी। और मैं एक और आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, अभी मैं कुछ इंडिया के वो मीडिया चैनल्स पे तो एक प्रोपेगेंडा चलता है, लेकिन उनके मैं कुछ देख रहा था, प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत हो रही थी, या जनरली कोई बातचीत होती है ना, तो वो ईरान के बारे में होती है कि ईरान बहुत गरीब मुल्क है। नहीं भाई, सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को, अपने मुल्क को जिस तरह से लेके चले हैं ना, वो बहुत बेहतर तरीका है। सैंक्शंस का कई दफा फायदा भी होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंडिया की मिसाल देता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना फॉरेन ब्रांड्स अब बहुत ज्यादा है, ये पेप्सी, कोक वगैरह, ये सारा कुछ पाकिस्तान में आपको नजर आता है। इंडिया में एक टाइम पे ये बिल्कुल ही इन्होंने खुद बंद किया हुआ था, और इन्होंने अपने ब्रांड्स को बिल्ड करना शुरू किया। अब उसका आज इनको फायदा हो रहा है। उस वक्त ये कहते थे कि यार ठीक है, पाकिस्तान के पास ब्रांड्स है, आज इनको उस चीज का फायदा हो रहा है कि इनके अपने ब्रांड्स हैं। इतना कोई सैंक्शंस का ना, अगर आप इसको टेक्निकली थोड़ा सा देखें ना, सैंक्शंस का मतलब क्या होता है कि यूएस सैंक्शंस लगा देगा। उसका मतलब ये है कि यूएस ये कह देता है, सुपर पावर होने के नाते ये कहता है कि जी आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, आपसे जो ट्रेड करेगा उसके ऊपर हम टैरिफ्स लगा देंगे कि जी हमारे यहाँ पे जो चीजें वो हम इंपोर्ट करेंगे जिस कंट्री से, वहां पे उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए अगर तुम वो नहीं चाहते तो ईरान के साथ ट्रेड मत करो। तो सैंक्शंस का मतलब बेसिकली ये होता है। लेकिन उन्होंने, जाहिर बात है, इतना बड़ा मुल्क है, ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है, उनके वहां पे तेल निकलता है, गैस है उनके पास, और 9 करोड़ की आवाम है। वो गरीब नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा वाला मुल्क है बेसिकली। और ये सैंक्शंस जिस वक्त उठ गई, और सिर्फ ईरान को उससे फायदा नहीं होगा, वो पूरी दुनिया को उससे फायदा होगा, पाकिस्तान को उससे बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान में गैस आएगी, पाइपलाइन बिछ चुकी हुई है ईरान की साइड पे भी और पाकिस्तान की साइड पे भी। वो उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तेल वहां से फ्री आ सकता है, फ्री नहीं आ सकता, बहुत सस्ता आ सकता है, फ्री नहीं आ सकता, बहुत सस्ता आ सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। हमारा बॉर्डर लगता है और मुस्लिम ममालिक हम दोनों हैं, और ये सारे बहुत से फायदे पाकिस्तान को भी और दुनिया को हैं। बहुत सी बातें होती हैं कि यहाँ से यूरोप तक ट्रेन चल सकती है बेसिकली, ईरान से होती हुई तुर्की, फिर उससे आगे यूरोप। वो सब बहुत सी चीजें हो सकती हैं। खैर ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जो अभी बातचीत चल रही है ना, कि कोई रिजल्ट्स नहीं निकले। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बातचीत हुई और एंड पे ये भी बातचीत हुई कि हम दोबारा बैठेंगे बातचीत करने। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी सीज फायर है, उसको तोड़ा नहीं गया। हालांकि लबनान में इजराइल जो हरकतें अपनी कर रहा है वो बहुत नुकसान कर रहा है, और यूएस यही कह रहा था कि लबनान इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बिल्कुल लबनान इसका हिस्सा था। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी सीज फायर कम से कम ईरान के साथ तो है। और फिर दूसरी चीज ये है कि ये बातचीत की गई है कि हम दोबारा इन टॉक्स के लिए बैठेंगे। वो कहीं पे भी हो सकती हैं, पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि होनी है और होनी चाहिए। ये दुनिया के लिए ठीक है। मैं कुछ देख रहा था कि यार ये अजीब सा मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा था कि पीस टॉक्स क्यों हो रही हैं, ये बातें हो रही थी इंडिया में। ये माइंडसेट उनका दिखाता है कि किस तरह का माइंडसेट है बेसिकली। ये सिमिलर माइंडसेट वो जो आपको साइंटिस्ट का नजर आता है, ये इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है बेसिकली। मोदी भक्त ये जो वो लेके चलता है। और यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मोदी ने साफ कहा था कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जो कह रहे हैं ना इंडिया न्यूट्रल है, इंडिया न्यूट्रल नहीं है। उनका कहना था कि हम इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आने वाले टाइम में देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अमन कायम रहे और चीजें बेहतर हों दुनिया के लिए। बाकी फिर आपसे बात होती है।